हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात सजीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये वर्गीकरण है क्या, और अगर वर्गीकरण नहीं होता तो कैसा दिख रहा होता सारा का सारा पूरा ये सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड कैसा हमें दिख रहा होता। या वर्गीकरण के अंतर्गत कैसे सजीवों को ग्रुप किया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लास का मतलब होता है, बोले किस क्लास में पढ़ते हो, बोले कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे पूछा है। तो क्लास का मतलब क्या है? क्लास का मतलब होता है एक समान लक्षण रखने वाले बच्चों का समूह। आपके अनुसार लगभग एज बराबर होती है, सिलेबस सेम होता है, पढ़ाने वाले टीचर सेम होते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं क्लास। अब क्लास बनाने की घटना को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको अगर बायोलॉजिकली बोला जाए तो समान लक्षण रखने वाले सजीवों को एक ग्रुप में, दूसरे समान लक्षण रखने वाले सजीवों को दूसरे ग्रुप में, तीसरे समान लक्षण रखने वाले सजीवों को अगले ग्रुप में रखना ही क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। यानी सजीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है तो इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग्स विद द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब बात ये करते हैं कि इस प्रोसेस की, इस वर्गीकरण की सबसे पहले नींव किसने रखी और कैसे वर्गीकरण का प्रारंभ किया गया। देखिए, एक हमारे साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. वास्तविक तौर पर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने दिया। किसने दिया बेटा? अरस्तु ने दिया। अब जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी न किसी कैरेक्टर को बेस मानकर किया जाता है, बेसिस मान करके, किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था बेटा, बेसिस ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। वाय आकार की लक्षणों पर आधारित था। मतलब इनको जो दिख रहा था उसके आधार पर इन्होंने सजीवों का वर्गीकरण किया। दिखने से क्या मतलब था? इन्होंने सभी प्रकार के सजीवों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक को इन्होंने प्लांट कहा और दूसरे को इन्होंने एनिमल्स कहा। एक को क्या बोला बेटा? एक को प्लांट बोला और दूसरे को एनिमल्स बोला।
और ये किसके आधार पर मैं कह रहा हूं आपसे, दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहला वर्गीकरण अरिस्टोटल ने दिया। अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेसिस था। अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें केवल दो ग्रुप बनाए, एक को इन्होंने प्लांट और दूसरे को एनिमल्स कहा। एक को बोला गया पादप और दूसरे को इन्होंने बोला जंतु। फिर पौधों को उनके आकार प्रकार के आधार पर तीन अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कुछ जो मुलायम पौधे थे उनको इन्होंने शाक कहा, हर्ब, कुछ को झाड़ी कहा और तीसरे को बेटा इन्होंने वृक्ष कहा। शाक, झाड़ी और वृक्ष पौधों की बाहरी आकारकी के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया। और इसी प्रकार जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स की बॉडी में रेड ब्लड प्रेजेंस था या नहीं था, इसके आधार पर दो ग्रुप बनाए। एक बनाया एनाइमा और दूसरा बनाया इनैमा। एनाइमा ग्रुप जो था उनमें ऐसे सजीवों को रखा गया जिनके शरीर में लाल रुधिर नहीं था, विदाउट आरबीसी ब्लड था। और इनैमा में उनको रखा गया जिनके ब्लड में आरबीसी था या जिनका ब्लड रेड कलर का था। तो अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था बेटा, सबसे इनिशियल था, सबसे सरल प्रकार का था, केवल कुछ लक्षणों पर आधारित था और वो लक्षण थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कंपटीशन में हमेशा एक बात ध्यान रखी जाती है बेटा, क्या पढ़े और कैसे पढ़े। क्वेश्चन मेन फोकस क्या आएगा उन पर चर्चा की जाती है, दुनिया भर का नहीं, इतिहास के जैसे पढ़ना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कि वास्तविक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, या इसी को पूछ देते हैं कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मिस्टर लिनियस। लिनियस ने अपने वर्गीकरण को या वर्गीकरण की दो जगत प्रणाली को सबसे पहले लिनियस ने दिया। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं था। इन्होंने भी पाए जाने वाले सभी प्रकार के सजीवों को दो भागों में बांटा। एक को इन्होंने क्या नाम दिया, पादप, और दूसरे को इन्होंने नाम दिया जंतु। पूरा नाम कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन क्या है, टू किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय, तो टू किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय मिस्टर कैरोलस लिनियस। अब फिर बात आती कि इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन किन लक्षणों पर आधारित था। लिनियस ने जो इस क्लासिफिकेशन को दिया वो किस पर आधारित था, सेल वॉल पर, लोकोमोशन पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, पोषण और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, इन कैरेक्टर्स पर आधारित था। इसके अलावा पांचवा कैरेक्टर था कंट्रेक्टाइल सिस्टम। चलिए देखते हैं किसको किसमें रखा गया। देखो, जिनमें सेल वॉल पाई जाती थी, कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती थी, उनको लिनियस ने किसमें रख दिया, पादप में रखा। और जिनमें नहीं पाई जाती थी उन सभी को इन्होंने एनिमलिया या जंतु जगत के अंतर्गत रखा। इस तरीके से पहली बात समझ में आ गई कि लिनियस ने अपना वर्गीकरण दिया जो इन लक्षणों पर आधारित था। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी उनको लिनियस ने प्लांटी में रखा, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी उन सभी को लिनियस ने कहां पे रख दिया बेटा, एनिमलिया में रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे कैरेक्टर यानी लोकोमोशन की, तो जिनमें लोकोमोशन एब्सेंट था, लोकोमोशन नहीं पाया जाता था,
उनको प्लांटी में रखा गया, और जिनमें पाया जाता था उनको किस में रखा गया, एनिमलिया के अंतर्गत स्थान दिया गया। अगर हम कैरेक्टर की नंबर 3 की बात करें तो कैरेक्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन के प्रकार की बात करें अगर, तो तीसरे कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यहां पर हिंदी में थोड़ा सुधार करेंगे, पोषण का तरीका, प्रकार नहीं। तो यहां पर आएगा बेटा डू नॉट ईट, ये खाना नहीं खाते थे, उनको पौधों के अंतर्गत रखा गया, और जो भोजन करते थे उनको रखा गया, किसके अंतर्गत रखा गया, उनको रखा गया एनिमलिया के अंतर्गत, उनको स्थान दिया गया। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बाह्य संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया, पौधों को गाली देने पर वो कोई रिस्पॉन्स करते हैं, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी जो किसी भी बाहरी संवेदना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, नो रिस्पॉन्स विद द एक्सटर्नल स्टिमुली, उनको क्या कहा गया बेटा, उनको पौधा कहा गया, यानी नो रिस्पॉन्स। कोई संवेदना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, यस। जो जंतु होते वो बाहरी संवेदनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते, गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। कंट्रेक्टाइल सिस्टम की अगर बात करें, कंट्रेक्टाइल सिस्टम जानते हो, संकुचनशीलता, शरीर का सिकुड़ना, फैलना, पेशियों का गति करना, मसल्स का एक्टिवेट होना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, सिकुड़ना, फैलना, ये देखिए ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, संकुचनशीलता है। पौधों में होती है? नहीं होती। तो जिनमें भी संकुचनशीलता नहीं थी, नो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, उनको किसमें रखा गया, उनको प्लांटी में रखा गया। कंट्रैक्टिलिटी प्रेजेंस, उन सभी को रखा गया, किसके अंतर्गत रखा गया, उनको एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया। अब अगर इन तमाम कैरेक्टर्स को देखा जाए एक साथ, तो लिनियस ने क्या किया था बेटा, लिनियस ने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी को प्लांटी के अंतर्गत एक साथ रख दिया। जीवाणु, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लिनियस के वर्गीकरण में सभी एक ही जगह पर रखे हुए थे, और उस जगह का नाम था किंगडम प्लांटी। इसी तरह प्रोटोजोआ से लगा करके और कार्डेटा तक की सभी सजीवों को एक साथ एनिमलिया किंगडम में रखा गया। देखो ये आधुनिक वर्गीकरण की बात नहीं, आपको अलग अजीब लगेगा कि प्रोटोजोआ सर आप यहां रख रहे हो, हमने तो किताब में प्रोटिस्टम पढ़ा है। बैक्टीरिया को सर आप यहां पे बता रहे हो, हमने तो इसे मोनेराम पढ़ा। अरे बेटा ये लिनियस का क्लासिफिकेशन है, लिनियस ने अपने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इनको एनिमलिया में और इनको प्लांटी के अंतर्गत रखा गया।
अतः इस प्रकार का वर्गीकरण इनिशियल था, सरल था, साधारण प्रकार का था, बहुत अधिक उपयुक्त नहीं था। और उसका कारण क्या था कि लिनियस के जमाने में साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, हम इतना सजीवों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन यह वर्गीकरण बहुत लंबे समय तक चलता रहा। ये बेटा हमने भी पढ़ा है, हमने भी इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। जी हाँ, हमारे जमाने में भी इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन यानी लिनियस का क्लासिफिकेशन सिलेबस में पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, साइंस के आगे बढ़ने के साथ साथ इस वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां आ गई। अब लिनियस के वर्गीकरण में क्या कमियां थी, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? देखो, पहला ड्रॉबैक्स क्या था इनका? पहला ड्रॉबैक्स था इनका कि एक कोश की और बहुकोश की सजीवों में अंतर नहीं किया गया। जो एकदम से तर्कसंगत नहीं है। इन्होंने एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों को एक ही जगह रख दिया, जीवाणु को भी वहीं रख दिया और बड़े विशालकाय बरगद को भी प्लांटी में रख दिया। ये पहला इनकी क्लासिफिकेशन का गड़बड़ था, ड्रॉबैक्स था, कमी थी। क्या कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर लिनियस डू नॉट डिस्टिंग्विश यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organisms. Linears do not distinguish eukaryotic and prokaryotic. Linears do not distinguish photosynthetic and non-photosynthetic livings. क्या बताया मैंने कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर नहीं किया गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या था इनका? तीसरा ड्रॉबैक था कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग अलग नहीं किया गया, एक ही जगह उठा के रख दिया गया। अब फंजाई को भी वहीं रख दिया। तो बेटा इसके बाद एक बहुत बड़ी और भी कमी थी इसमें कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स which share characteristics of both animals and plant. क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स जैसे जो सजीव थे, उन सभी प्रकार के सजीवों को, जिनमें कि प्लांट के भी कैरेक्टर थे, एनिमल के भी कैरेक्टर थे, इनको इन्होंने एक ही जगह पर, कहीं एक जगह पर रख दिया, जो सारा का सारा कभी भी तर्कसंगत नहीं था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद इन कमियों को सुधारते हुए लिनियस के क्लासिफिकेशन को अपडेट किया गया। किसके द्वारा अपडेट किया गया? आर.एच. विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया 1969 में। इस वर्गीकरण की विशेषता क्या थी कि लिनियस के क्लासिफिकेशन में जो भी कमियां थी, उन कमियों को सुधारा गया। और अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम, इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि इसमें 2 के बजाय 5 किंगडम बनाए गए, जिन्हें कौन सा बेटा? मोनेरा,
प्रोटिएस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत कहा गया। Five kingdom system was given by Mr. R.H. Whittaker in 1969. These are as follows: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. अब इस वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण क्या थे, या फिर वही बात आ गई कि इसके बेसिस क्या थे। हमारे साथ साथ इस टेबल में देखेंगे, इन्होंने भी वही काम किया कि उस वर्गीकरण में जो कमियां थी उन कमियों को इंप्रूव किया और कुछ खास प्रकार के लक्षणों को लिया। वो लक्षण क्या थे? सबसे पहले इन्होंने लिया सेल टाइप, कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा में जिन्हें रखा गया वो कौन से थे? वो थे प्रोकैरियोटिक, जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। बाकी सभी में यूकैरियोट्स को रखा गया, यहां भी यूकैरियोट्स को रखा गया, यहां भी बेटा यूकैरियोट्स को रखा गया और यहां भी यूकैरियोट्स को ही रखा गया। तो जो लिनियस की क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच अंतर नहीं किया गया था, विटेकर ने इस अंतर को पूरा किया। प्रोकैरियोट्स को अलग रख दिया मोनेरा किंगडम में और यूकैरियोट्स को बाकी किंगडम में क्लासिफाई किया। दूसरा, यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया गया वो था सेल वॉल और उसका केमिकल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति है या नहीं है, और अगर है तो किसकी बनी हुई। पहली बात तो मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, प्रेजेंट इन फ्यू, फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट। केवल यहां पर हम कोशिका भित्ति की प्रेजेंस एब्सेंस देख रहे हैं। मोनेरा में प्रेजेंट है, प्रोटिएस्टा में कुछ में पाई जाती, कुछ में नहीं पाई जाती, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में पाई जाती है, एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा कैरेक्टर आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब दूसरी बात मैंने की कि केमिकल कंपोजिशन भी बेटा इसका देखना है। यहां पर जो सेल वॉल पाई जा रही है ये विदाउट सेलुलोज, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, फिर किसकी बनी होती है? ये बनी होती पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड की। राइट। इसके बाद अगर फंजाई की बात करें, देखो यहां पर प्रोटिएस्टा में जब हम प्रोटिएस्टा पढ़ाएंगे उसी समय हम आपको बताएं, क्योंकि वहां अलग अलग वेरिएशन, कॉलम छोटा है हमारा, लिखा नहीं जा सकता है। फंजाई की बात करें अगर, तो इसमें बनी होती है काइटिन की। अगर इसी कैरेक्टर को प्लांटी में देखें तो सेलुलोज की, और यहां केमिकल कंपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है चूंकि यहां पे पाई नहीं जा रही। क्लियर हो गई बात?
अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें या टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, साइटोप्लाज्मिक फ्री डीएनए पाया जाता है जो कि काम करेगा न्यूक्लियस का, फ्री डीएनए, और इसी की वजह से इनको प्रोकैरियोट्स कहा गया। यहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट यूकैरियोट्स है। तो जहां जहां पर यूकैरियोट था वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई गई, और जहां पर नहीं था वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई गई। अब अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक अंतर था, एक गड़बड़ थी लिनियस के क्लासिफिकेशन में, और वो गड़बड़ ये थी कि बॉडी स्ट्रक्चर को भी इन्होंने क्या नहीं किया था, डिस्टिंग्विश नहीं किया। देखो मोनेरा की अगर बात करें तो ये कैसे है, मोनोसेलुलर, एक कोश की है, और अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो एक कोश की है। इस कैरेक्टर में ये दोनों समान है, ये भी मोनोसेलुलर है, लेकिन एक मोनोसेलुलर प्रोकैरियोट्स है और दूसरा मोनोसेलुलर यूकैरियोट्स है। ये ध्यान रखना, मोनेरा मोनोसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा मोनोसेलुलर यूकैरियोट्स है। अब अगर इसकी बात करें तो ये मल्टीसेलुलर, ये भी बेटा मल्टीसेलुलर, और ये भी मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ये स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक भी है, प्रकाश संश्लेषी है, पैरासाइट है, परजीवी है, और मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर प्रोटिस्टा की बात करें हम तो ऑटोट्रोपिक, एक बार एनसीईआरटी में टेबल बनी, हिंदी जरूर देख लीजिएगा वहां से, ऑटोट्रोपिक और पैरासाइटिक। ये हमेशा कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और मर्दोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सारे पौधे स्वकोषी होते हैं हमेशा, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक। और यहां पर जो पाया जाता है ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है बेटा, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, यानी अपने मुंह से खाते हैं हम लोग होलोजोइक, पहले भोजन खाया जाता है फिर उसे पचाया जाता है। बाकी किसी में ये व्यवस्था नहीं है, बाकी चार के किंगडम्स।
अब अगर प्रजनन की बात करें तो मोनेरा में कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो इसको, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और साथ ही साथ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होता है और कॉन्जुगेशन भी होता है। यहां पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, फिर यहां पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, फिर यहां पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। तो विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन को इस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया। एग्जाम्पल, मोनेरा के अंतर्गत कौन आएगा बेटा? बैक्टीरिया आता है बेसिक रूप से। प्रोटेस्टा में डायटम्स डेस्मिन्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई में सारे के सारे फंगस, इसके अंतर्गत सारे प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इसके अंतर्गत पोरीफेरा से लगा करके कॉर्डेट्स तक को सभी में स्थान दिया गया। तो बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मैं आशा करता हूं कि आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए, और अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो जरूर आप इसके साथ जुड़ें और जुड़ करके अपने नोट्स वहां पर भेजें। और टेलीग्राम पर भी मैं आजकल कुछ एक्टिविटी करता हूं, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक नहीं पता है तो राहुल सर बायो त्रिवेदी के नाम से वहां पर भी आप हमको सर्च कर सकते हैं, और वहां पर इन्हीं क्लासों की पीडीएफ और रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर डाले जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।